गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चली है। एज़ यू नो दैट 7 अप्रैल को HP PGT कमीशन की परीक्षा होने जा रही है, तो इसके लिए आप पूरी तरह से रेडी होंगे। परीक्षा से पहले पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न रख रही हूँ। तो आइए देखते हैं इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का जनक है। देखिए, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का जनक माना जाता है यूनानी दार्शनिक प्लेटो को, जिनका वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लिस। और अगर देखा जाए तो यह गुरु शिष्य परंपरा जो चली, यानी कि सबसे पहले सुकरात, उनके शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के अरस्तु और फिर अरस्तु के सिकंदर। तो इस तरह से सिकंदर का गुरु माना जाता है अरस्तु को, अरस्तु का गुरु माना जाता है प्लेटो को, और प्लेटो का गुरु माना जाता है सुकरात को। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जनक है प्लेटो। प्लेटो का समय है 427 से 347 ईस्वी पूर्व। प्लेटो का जन्म माना जाता है, प्लेटो का समय माना जाता है, राइट। प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में। प्लेटो का मूल नाम था अरिस्तोक्लिस और अंग्रेजी नाम प्लेटो तथा अरबी नाम था इनका अफलातून, और इनके गुरु द्वारा दिया गया नाम था प्लातून। प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे? तो प्लेटो एक प्रत्ययवादी, आत्मवादी दार्शनिक थे। प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है? तो देखिए, प्लेटो का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है यूओन, जिसमें उन्होंने काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। प्लेटो ने काव्य हेतु स्वीकार किया है। तो प्लेटो ने काव्य हेतु स्वीकार किया है ईश्वरीय उन्माद को। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण क्या था? उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण रहा है प्लेटो का कला के मूल्य के संदर्भ में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने वन लाइनर प्रश्न ही रखे हैं आप सबके सामने, ताकि फटाफट से हम रिवीजन कर सके एग्जाम से पहले। और यह जो वीडियो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, यह ना सिर्फ HP PGT कमीशन के लिए बल्कि UP PGT कमीशन के लिए, सब स्टेट के कमीशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आप सभी से विशेषतः अनुरोध रहेगा कि इन प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाएं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण रहा उपयोगितावादी और नैतिकतावादी। प्लेटो स्वयं एक कवि था, उनकी कविताएं किस में संकलित हैं? यानी कि प्लेटो की जो कविताएं संकलित हैं वह हैं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में, राइट। प्लेटो का एक महत्वपूर्ण कथन है कि दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। तो यह कथन रहा है प्लेटो का, जो उनकी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में अंकित है। प्लेटो ने कहा कि दास्ता यानी कि जो गुलामी है वह मृत्यु से भी भयावह है, मृत्यु से भी डरावनी है। अरस्तु का समय निर्धारित किया जाता है। अरस्तु का समय निर्धारित किया जाता है 384 से 322 ईस्वी पूर्व। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या लगभग 400 बताई जाती है, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। पेरीपोएटिकीस यानी कि यह काव्यशास्त्र का ग्रंथ है अरस्तु द्वारा लिखा हुआ, और टेक्निस रितोदिकेस यानी कि यह भाषा शास्त्र का ग्रंथ है, और वसीयतनामा। ये 3 बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं अरस्तु द्वारा लिखे हुए। प्रश्न 13, अरस्तु के 3 प्रमुख ग्रंथों में जो काव्यशास्त्र का ग्रंथ है वह है पेरीपोएटिकेस। ठीक है, पेरीपोएटिकेस अरस्तु द्वारा लिखा हुआ काव्यशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। अरस्तु के किस ग्रंथ को दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है? तो वसीयतनामा को। ठीक है, दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है अरस्तु के ग्रंथ वसीयतनामा को।
प्रथम काव्यशास्त्री जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया तो अरस्तु ही थे। अरस्तु ऐसे पहले काव्यशास्त्री रहे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का अंतर स्पष्ट किया। काव्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है, यह कहना रहा है अरस्तु का। कविता को छंदोबद्ध अनुकृति किसने कहा है? तो कविता को छंदोबद्ध अनुकृति कहा है अरस्तु ने। कविता को उत्तमोत्तम क्रम विधान कहा है कॉलरिस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने प्रश्न उठाया कि कौन कहता है कि कवि अनुकर्ता है? वह तो ईश्वर की तरह काव्य जगत का निर्माता है, स्वयं करता है। तो यह कहना रहा है बूचर का। लुजाइनस ने उदात के कितने स्रोत गिनाए हैं? लुजाइनस ने उदात के 5 स्रोत गिनाए हैं। लुजाइनस ने शैली का सबसे जघन्य दोष किसे माना है? तो देखिए, लुजाइनस ने शैली का सबसे जघन्य दोष माना है बाल्यता को। लुजाइनस ने उदात के अवरोधक दोष कितने माने हैं? तो लुजाइनस ने उदात के अवरोधक दोष माने हैं 3। और आपको पता होगा कि उदात की अवधारणा किसने दी है? लुजाइनस ने। ठीक है, उदात का सिद्धांत दिया है लुजाइनस ने, इसीलिए इन्होंने शैली का सबसे जघन्य दोष माना बाल्यता को और अवरोधक यानी कि अवरोधक दोष माना इन्होंने 3, उदात के अवरोधक दोष। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लुजाइनस जिनका कि यूनानी नाम लोंगिनुस भी जाना जाता है, पद रचना के विशेषण अभिजात से क्या तात्पर्य मानते हैं? तो अभिजात से तात्पर्य रहा है इनका उदात से ही। कविता को व्यक्तित्व से पलायन कौन मानता है? टी.एस. इलियट ने कविता को व्यक्तित्व से पलायन माना है। टेन के सिद्धांत को अपूर्ण मानते हुए हडसन ने कौन से तत्वों का समावेश आवश्यक माना? तो व्यक्तित्व व प्रतिभा को हडसन ने, राइट, हडसन ने व्यक्तित्व और प्रतिभा को तत्वों का यानी कि कला तत्वों का आवश्यक समावेश माना है, काव्य तत्वों का। वारकर महोदय ने अरस्तु की किस रचना को राजनीति के क्षेत्र में महान योगदान की संज्ञा दी है? तो पोएटिक्स को, जो 26 अध्यायों में आवंटित है या विभक्त है। तो वारकर महोदय ने अरस्तु की पोएटिक्स रचना को राजनीति के क्षेत्र में एक महान योगदान की संज्ञा कहा है। अरस्तु द्वारा अनुकरण की व्याख्या इतिहास क्रम में प्रमुख रूप से कितनी दृष्टि से की गई है? तो देखिए, अरस्तु द्वारा अनुकरण की व्याख्या 3 रूपों से की गई है, 3 तरह से। नव्य क्लास की व्याख्या के प्रेरक थे। नव्य क्लास की व्याख्या के प्रेरक रहे हैं हॉरेस। उदात्तता किसकी दृष्टि में बागाडंबर है? तो देखिए जी, जो यूनानी दार्शनिक हैं लुजाइनस, वे उदात्तता को बागाडंबर मानते हैं। ठीक है, उदात्तता उनकी दृष्टि में एक बागाडंबर है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो I.A. रिचर्ड्स के ग्रंथ का नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। सैक्रेड वुड किसकी रचना है? टी.एस. इलियट की रचना का नाम है सैक्रेड वुड। लिरिकल बैलेड्स किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना का नाम है लिरिकल बैलेड्स। पोएटिक्स किसकी कृति है? तो अरस्तु की कृति है पोएटिक्स। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो जॉक डेरिडा को विखंडनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक कौन है? क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। लुजाइनस के ग्रंथ का नाम क्या है? तो पेरीहुप्सुस लुजाइनस के ग्रंथ का नाम है। पेरीहुप्सुस एक तरह से भाषण शास्त्र यानी कि रेटोरिक ग्रंथ रहा है। उदात का निरूपण सर्वप्रथम किसने किया? तो केकिलियुस ने उदात का सर्वप्रथम निरूपण किया है। उदात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह कथन रहा है लुजाइनस का। विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके सहलेखन में लिरिकल बैलेड्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण सन 1778 ईस्वी में प्रकाशित करवाया? तो कॉलरिज के सहलेखन में। वर्ड्सवर्थ ने 1795 ईस्वी में
वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में किसके मित्र बने? तो वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में मित्र बनते ही कॉलरिज के। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किसको माना जाता है? लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है, यह कथन किसका है? तो वर्ड्सवर्थ का यह कथन रहा है कि कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है। काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है, यह कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ का यह कथन रहा है कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण ही होता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया। इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के इमेजिनाटिव से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ है कल्पना। बेनेडिक्टो क्रोचे का समय क्या है? 1866 से 1952 ईस्वी बेनेडिक्टो क्रोचे का समय रहा है। ये इटली निवासी थे। बेनेडिक्टो क्रोचे की पुस्तक का नाम था एस्थेटिक। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है बाउमगार्टन को। बेनेडिक्टो क्रोचे किस प्रकार के दार्शनिक थे? तो ये यानी कि बेनेडिक्टो क्रोचे प्रत्ययवादी आत्मवादी प्रकार के दार्शनिक रहे हैं। क्रोचे ने काव्य निर्माण में किसको मूल कारण माना है? तो क्रोचे ने काव्य निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। टॉमस टर्न्स इलियट का समय है 1888 से 1965 ईस्वी। अमेरिकी मूल निवासी थे टॉमस टर्न्स इलियट को किस रचना के लिए 1948 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो द वेस्टलैंड रचना पर टॉमस टर्न्स इलियट को 1948 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिला था। रिचर्ड्स और एम्पसन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को किसने नींबू निचोड़ आलोचना कहा है? टी.एस. इलियट ने। यानी कि टी.एस. इलियट का पूरा नाम टॉमस टर्न्स इलियट। किसने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है? तो टी.एस. इलियट ने। रिचर्ड्स ने आवेगों के आधार और काव्य के कितने भेद किए हैं? रिचर्ड्स ने यानी कि आई.ए. रिचर्ड्स ने आवेगों के आधार पर काव्य के दो भेद किए हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय यानी कि काव्य अपवर्जी, जिसमें एक ही भाव का वर्णन होता है। विजातीय यानी कि काव्य अंतर्पेशी, जिसमें विरोधी भागों का संश्लेषण भी होता है। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम बिंदु क्या है? तो रिचर्ड्स ने संप्रेषण को आलोचना का चरम बिंदु माना है। रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने हैं? रिचर्ड्स ने भाषा के दो रूप माने हैं, वैज्ञानिक और रागात्मकन। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किसने किया? तो टी.एस. इलियट और रिचर्ड्स से आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात माना जाता है। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? डैनिश विद्वान सोरेन किर्केगार्ड को अस्तित्ववाद का प्रवर्तक माना जाता है। सोरेन किर्केगार्ड का समय है 1813 से 1855 ईस्वी। किसने घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है? तो देखिए, नीत्शे ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे? फर्दिनांड दी सस्सूर। इनका समय 1857 से 1913 ईस्वी रहा है। फर्दिनांड दी सस्सूर किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे और एक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक रहे हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र का एक आंदोलन है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में हुआ। तो अधियथार्थवाद साहित्य और कला के क्षेत्र का ही एक आंदोलन है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में हुआ माना जाता है। अधियथार्थवाद के प्रबल समर्थक जिसने मिथ ड्रीम एंड पोएम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा तो वे थे हर्बर्ट रीड। अधियथार्थवाद का संबंध दादावाद से भी है। दादावाद का प्रवर्तन किया ट्रिस्टन ने 1916 ईस्वी में। संरचनावाद को साहित्यिक क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय जाता है रोलां बार्थ को। रोलां बार्थ ने संरचनावाद की व्याख्या किस पुस्तक में की है?
द फैशन सिस्टम में रोला बार्थ ने संरचनावाद की व्याख्या की है। जादुई यथार्थवाद पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जादुई यथार्थवाद पद का प्रथम प्रयोग किया था फ्रेंच रोह ने, जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए। जादुई यथार्थवाद का प्रतिष्ठापक किसको माना जाता है? बुओलो को जादुई यथार्थवाद का प्रतिष्ठापक माना जाता है। प्रतीकवाद का आरंभ 19वीं शती में किस देश में हुआ था? तो देखिए, फ्रांस देश में प्रतीकवाद का आरंभ हुआ था 19वीं शती में। फ्रांस में प्रतीकवाद का पुरस्कर्ता किसको माना जाता है? तो वादलेयर को प्रतीकवाद का पुरस्कर्ता माना जाता है फ्रांस में। प्रतीकवादियों ने किस कविता को अपना घोषणा पत्र माना है? कॉरस्पोंडेंस को, यानी कि सादृश्य को प्रतीकवादियों ने अपना घोषणा पत्र माना है। कॉरस्पोंडेंस सादृश्य कविता के लेखक रहे हैं चार्ल्स बादलेयर। फ्रांस का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो चार्ल्स बादलेयर को फ्रांस का प्रथम कवि माना जाता है। मार्क्सवाद की प्रवर्तक थे, मार्क्सवाद के प्रवर्तक रहे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग किसने किया? तो जेम्स ने। ये शेक्सपियर के हैमलेट आलोचना में इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में पहला आलोचनात्मक प्रयोग किया था। रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात सन 1919 में रूस में किसने किया? तो विक्टर सक्लोतवोस्की ने। प्लेटो का यौन नामक ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। निम्न में से अरस्तु द्वारा दिए गए काव्य सिद्धांत रहे हैं अनुकरण का सिद्धांत, त्रास्ती विवेचन का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत। ये सभी अरस्तु द्वारा दिए गए काव्य सिद्धांत है। लुजाइनस यानी कि लोंगिनुस द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम है औदात्य सिद्धांत, यानी उदात का सिद्धांत। काव्य भाषा का सिद्धांत दिया वर्ड्सवर्थ ने। कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत के प्रवर्तक रहे कॉलरिज। मूल्य सिद्धांत के जनक रहे I.A. रिचर्ड्स। T.S. इलियट द्वारा दिए सिद्धांत के नाम है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। ये T.S. इलियट द्वारा दिए गए सिद्धांत रहे। मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने काव्य सिद्धांत आलोचना सिद्धांत के अंतर्गत कितने प्रकार की आलोचना बताई है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने मुख्य सिद्धांत दिया आलोचना सिद्धांत, और उसमें उन्होंने 3 तरह की आलोचना बताई है: ऐतिहासिक आलोचना, व्यक्तिक आलोचना और वास्तविक आलोचना। नई आलोचना या नई समीक्षा पद्धति का जनक माना जाता है I.A. रिचर्ड्स को। विखंडनवाद के जनक रहे फ्रांसीसी दार्शनिक जैक्स दरिडा, जिन्हें जॉक दरिडा के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर आधुनिकता के प्रमुख सूत्रधार चिंतक के तौर पर भी जाने जाते हैं। संरचनावाद का जनक माना जाता है फर्दिनांद द सस्सूर को। अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है सोरेन किर्केगार्ड को, और मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है सिगमंड फ्राइड को। मार्क्सवाद का जनक है कार्ल मार्क्स। रूपवाद, जिसे कि रूसी रूपवाद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह रूस में हुआ था, रूस में पनपा था, इसीलिए रूपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया विक्टर सक्लोवस्की द्वारा। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार रहे कॉलरिज। काव्य जीवन की आलोचना है, यह कहना रहा मैथ्यू आर्नल्ड का। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक रहे क्रोचे। परंपरा का सिद्धांत, कला और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया गया T.S. इलियट द्वारा। अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात किया कॉलरिज ने। काव्य रचना के लिए छंद को अनिवार्य नहीं माना अरस्तु ने। यूनानी शब्द मिमेसिस का अर्थ है अनुकरण करना। ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, यह रचना है जॉन ड्राइडन की। कल्पना के लिए फैंसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉन ड्राइडन ने। किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? तो वर्ड्सवर्थ के। द वेस्टलैंड कविता है T.S. इलियट द्वारा रची हुई। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर माना है प्लेटो ने। कविता को प्रकृति की अनुकृति माना है अरस्तु ने, और कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, यह माना है वर्ड्सवर्थ ने।
कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है, यह कहना रहा है टीएस इलियट का। तो देखिए, यह थी प्रमुख 110 प्रश्न, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख 110 प्रश्न, जो कि आपको परीक्षा से पहले देखना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही भारतीय काव्यशास्त्र के प्रश्न भी मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जिसको मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने रखूंगी। इससे पहले आपको अगर ये पाश्चात्य प्रश्नों की, यानी कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें, जो कि एक व्हाट्सएप नंबर है। तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नमस्कार।